हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको भौतिकी पार्ट 1 में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी ध्रुव और फोकस पर, डी ध्रुव पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस मतलब एफ, ए बराबर क्या होता है, R/2। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना 40 सेंटीमीटर है, तो 40/2, 2 से 40 में भाग देंगे कितना आएगा 20। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अवतल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। ऑप्शन केवल काल्पनिक, बी केवल वास्तविक, सी केवल सीधा, डी वास्तविक काल्पनिक दोनों। तो अवतल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है, तो वास्तविक काल्पनिक दोनों। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। ऑप्शन उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी अवतल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, तो उत्तल लेंस। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है। यानी कि फोकस 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अच्छा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ बताना आपको उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए चेहरा देखने के लिए, बी फोकस ज्ञात करने के लिए, सी दाढ़ी बनाने के लिए, डी वाहन के साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन अवतल लेंस को, बी उत्तल लेंस को, सी बेलनाकार लेंस को, डी परवलयिक लेंस को। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेंस की शक्ति इकाई क्या है। यहाँ बताना लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन ए मीटर, बी किलोमीटर, सी डायोप्टर, डी सेंटीमीटर। तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो डायोप्टर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। ऑप्शन ए एफ पर, बी 2F पर, सी 2F तथा एफ के बीच में, डी प्रकाशीय केंद्र पर। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, तो 2F पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में जल का प्रतनांक कौन सा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्नलिखित में जल का प्रतनांक कौन सा है। ऑप्शन ए 1.30, बी 1.33, सी 2.33, डी 1.73। निम्नलिखित में जल का प्रतनांक कौन सा है, 1.33। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का मुड़ना, डी प्रकाश का सीधा रेखा में गमन। तो प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? ऑप्शन 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 180 डिग्री। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। यहाँ बताना आपको उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन सीधा एवं बड़ा, बी सीधा एवं छोटा, सी उल्टा, डी उल्टा एवं बड़ा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा एवं छोटा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यहाँ बताना निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए कांच, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी जल। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये मिट्टी। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन 10 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या कभी भी फोकस दूरी आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी 25। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 18, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है। यहाँ बताना को समतल दर्पण द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों प्रकार के, तीन में से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन ए हरा, बी लाल, सी पीला, डी बैगनी। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ बताना किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण से, बी समतल दर्पण से, सी उत्तल दर्पण से, तीन में से कोई नहीं। किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यहाँ बताना आपको गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऑप्शन दोगुनी, बी आधी, सी तिगुनी, इनमें से कोई नहीं। गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अवतल दर्पण का, बी कांच की सिल्ली का, सी प्रिज्म का, डी उत्तल लेंस का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बनता है? यहाँ बताना आपको समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी उल्टा, तीन में से कोई नहीं। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, निर्गत या विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता निर्गत या विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन परावर्तन कोण, बी निर्गत कोण, सी आपतन कोण, जिनमें से कोई नहीं। तो निर्गत और विलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन उत्तल दर्पण से, बी अवतल दर्पण से, सी समतल दर्पण से, तीन में से कोई नहीं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तीन में से कोई नहीं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 साइड में रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना साइड में रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी प्रिज्म, डी उत्तल लेंस। साइड में रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। ऑप्शन है लाल, बी हरा, सी बैंगनी, डी नीला। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। किसका कम होता है, तो लाल रंग का। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन है अवलंब के निकट, बी अवलंब से दूर, सी अवलंब के समानांतर, तीन में से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अवलंब के निकट। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 निम्न में से किस माध्यम में चाल अधिकतम होती है। यहाँ बताना निम्न से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन जल में, बी हवा में, सी हीरा में, डी शीशा में। निम्न किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।